आपके सामने बैठे हैं। अब मैं जफर साहब को, सईद साहब को ये करता हूँ, सईद साहब आपके सामने बात मैंने बता दिया नंबर 5। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आ जाए। मैं आज पहले भी श्रीनगर आया था, उससे पहले मैं जम्मू गया था और फिर वापस मैं श्रीनगर आया। तो मैं जम्मू एंड कश्मीर के पूरे रीजन को, काफ़ी रीजन को कवर किया है और उसके बाद कैंपेनिंग करने के बाद आज आप लोगों के साथ रूबरू बात करने का मौका मिला। तो मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं कि जिस तरह से यहाँ पर हमारी कोशिश, हमारी सरकार की कोशिश है कि एक आम नागरिक को मजबूत बनाया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए जो अब तक नहीं हो पाया था डिस्ट्रिक्ट डीडीसी का इलेक्शन, वो डीडीसी का इलेक्शन हम करवा रहे हैं। और जिस तरह से लोगों के बीच में जब जाने का मौका मिला, लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, तो ये पता चला कि लोग बहुत, इसका रिसेप्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग बहुत खुश है कि ये इलेक्शन हो रहा है, जिससे उनको जो मजबूत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक कोशिश की है, वो कोशिश अब साकार होती हुई दिखती जा रही है। अब तक जो डेवलपमेंट पूरे देश में हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में जो वैसी पार्टियां बार बार सरकार में रही जो कभी भी यहाँ के लोगों के, आवाम के लिए बारे में फिक्रमंद नहीं रही, बल्कि अपने परिवार के बारे में फिक्रमंद रही और अपने बारे में फिक्रमंद ज़्यादा रही। इसलिए आवाम, और जब तक मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि डेवलपमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होता रहा है सालों साल से। और हमारी सरकार के आने के बाद और हमारी कोशिशों के बाद कुछ जो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कोशिश की है और स्पेशल एलोकेशन भी 80,000 करोड़ का किया है, जो 7 नवंबर 2015 को जो उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था। वो सारे चीज़ें इसलिए की गई है कि चाहे इक़्तिसादी हो या माली हालत लोगों की बेहतर हो, और उस दिशा में उन्होंने इसके बारे में अनाउंस भी किया था। लेकिन आज डीडीसी का काउंसिल का जो रिसेप्टिवनेस है, लोगों के बीच में एक उमंग दिखने में आ रहा है कि वो बहुत अच्छा है। इसलिए कि हम चाहे जम्मू रीजन में गए, चाहे गुज्जर और इलाके में गए या बकरीवाल इलाके में गए, और सब जगह हमने देखा कि लोगों में एक उमंग है कि एक ऐसी सरकार आई है जो उनके बारे में चिंता कर रही है, एक ऐसी सरकार है जो विकास के बारे में बात कर रही है, एक ऐसी सरकार है जो उनको मजबूत करना चाहती है, एक ऐसी सरकार है जिन्होंने वेलफेयर स्कीम, जो बार बार प्रधानमंत्री के वेलफेयर स्कीम जो है वो वहाँ तक पहुँचाई जा चुकी है और उनसे उनको फ़ायदा हुआ है। तो जब चाहे वो गुजरावाल कम्युनिटी हो, बकरीवाल कम्युनिटी हो या आम नागरिक हो, श्रीनगर में हो या फिर आप शोपियान में, जब जैसे कल हम गए थे, लोगों ने कहा कि जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 3 घंटे रहती थी, अब 18 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहती है। और हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हो। इसलिए कि हमारी कोशिश यही है कि हर घर में बिजली पहुँचे, घर घर तक बिजली पहुँचे, घर घर तक पानी पहुँचे, घर घर तक जो और भी जो मसाइल हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ये जो आज गुपकार अलायंस बना के रखा है उन लोगों ने, ये गुपकार अलायंस वही पार्टियाँ हैं जो आज से कुछ सालों तक यहाँ पर राज करती थी। वो लोगों के दिल पर राज नहीं करती थी, लोगों पर ज़बरदस्ती राज करती थी। अब एक ऐसी सरकार और ऐसी सोच है यहाँ पर जो लोगों के दिल पर राज करना चाहती है, इस तरह से कि हम उनके लिए ऐसी कोशिश करेंगे जिससे उनके ज़िंदगी में खुशगवार माहौल पैदा हो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विकास होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि जो प्रदेश में आज तक जो विकास से महरूम ये प्रदेश रहा है, उस प्रदेश में बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो बाढ़ के बारे में पानी को रोकने के लिए हो, चाहे आपको इरिगेशन में जहाँ पानी पहुँचाने का काम हो, चाहे आप घर घर तक बिजली पहुँचाने का हो, चाहे आपके स्कूल और कॉलेज नए बनाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात हो, चाहे आप सड़कें बनाने की बात हो। आज देखिए इस प्रदेश में लोग क्या बात करते हैं। जब लोगों के पास मिलने के लिए जाता हूँ तो लोग बात करते हैं कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है उसका पूरा फ़ायदा हमें मिल रहा है। हमें वो गैस कनेक्शन भी मिला है, हमें राशन भी मिल रहा है, हमें 8 महीने तक राशन भी लॉकडाउन में मिला, हमें बहुत सारे जो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम है उसका बेनिफिट्स हमें मिलता जा रहा है। लेकिन
पहले कभी हमारे यहाँ कोई आप एक नुमाइंदे बन के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इस इलाके में कभी कोई एमएलए नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कोई एमपी नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जिस इलाके में जो कभी कोई नहीं गया था, वहां पर हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए हैं, वहां पर हमारे मिनिस्टर्स गए हैं, वहां पर हमारे सीनियर मिनिस्टर्स दिल्ली से आके गए हैं। और इसलिए गए हैं, इसलिए नहीं कि हमें लोगों को दिखाना चाहते हैं हम गए हैं, हम इसलिए गए हैं कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आपकी फ़िक्र करते हैं, आपके बारे में फ़िक्र करते हैं और आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। और उस मजबूत बनाने के लिए दिशा में हमें जो भी काम करना पड़ा, जिस तरह के भी हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, हम ज़रूर लेंगे। जो इस जमहूरियत में लेने के लिए हमें सरकार को चुना जाता है, और इसीलिए हमने सबसे पहला जो कदम उठाया है वो डीडीसी इलेक्शन का, जो अब तक कभी नहीं हुआ था इस तारीख में, अब हो रहा है। जिससे एक आम नागरिक जब उनके लोकल लेवल पे, जब उनके लोकल गवर्नेंस ऐसा होगा जिसमें कि लोकल लेवल पे सारी मसाइलें दूर हो जाएंगी। अब तक देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे मसाइल कौन दूर करेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनके मसाइलों का समाधान निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में हर एक नागरिक की चिंता करेगी, हर एक नागरिक की चिंता करेगी जो उनकी प्रॉब्लम्स है, और जो जेन्युइन प्रॉब्लम है हर का समाधान लेकर आएगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब मैं जम्मू रीजन में गया, वहाँ पर मुझे नाम याद आ नहीं, नगरोटा में, तो वहाँ पर ऐसी जगह थी जहाँ पर 4 किलोमीटर मुझे पहाड़ी में चल के जाना पड़ा। लोग कह रहे थे कि पहाड़ी में क्या आप जाएंगे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ तो आज तक कोई एमएलए नहीं आया है, क्या आप जाएंगे? हमने कहा बिल्कुल जाएंगे, और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रह चुके हैं वो भी जाएंगे, और हमारे जो मिनिस्टर रह चुके हैं वो भी जाएंगे, और हम वहाँ के एमपी भी जाएंगे, लोकल एमपी है और लोकल एमएलए भी अगर हमारे पार्टी का है तो वो भी जाएगा, और नहीं है तो जो हमारा प्रत्याशी रहा है अगर हार भी गया तो वो भी जाएगा। और हम हर घर तक गए, हर लोगों से उनके मसलों के बारे में बात किया, हर लोगों से उनकी चिंता के बारे में बात किया, और जो भी उन्होंने चिंता जताई है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के अवाम को कि हम वो सारी चीज़ें ज़रूर पूरा करेंगे जो एक जमहूरियत में और एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक आम आवाम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बार बार इस बात को दोहराया है कि हम विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं अमन का माहौल चाहते हैं कश्मीर में, हम चाहते हैं वैसी पार्टियां जो लोगों को वर्गलाती हैं, चाहे धर्म के बेसिस पे, चाहे अलग अलग बेसिस पे, या किसी और बातों पर उनको वर्गलाना और बहकाना और गुमराह करना चाहती हैं। मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसी पार्टियां जो आपको गुमराह करती हैं, जिन्होंने 70 सालों में आपके बारे में बिल्कुल फिक्रमंद नहीं रही, जिन्होंने आपकी चिंता नहीं की, वैसी पार्टियां आगे भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए उनके पास देने को कुछ भी नहीं है। एक आम नागरिक को जो सहूलियत चाहिए वो पार्टियां नहीं दे सकती, इसलिए कि उन्होंने बराबर अपने परिवारों की चिंता की है लेकिन आवाम की नहीं। अब हम उनसे रूबरू होकर जब बात कर रहे हैं तो उनके आंखों में जो आंसू आता है उसको भी पोंछने का हम काम कर रहे हैं। हमने बहुत ऐसे बातें सुनी लोगों से, जब उनके घरों तक गए तो मुझे महसूस हुआ और एहसास होता है कि 70 सालों में आम नागरिक जो बोलते हैं कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट, उसके बारे में इस प्रदेश में किसी सरकारों ने चिंता नहीं की। आज आर्टिकल 370 किया है, उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। और अब मैं आपको जो हो चुका है, लेकिन डीडीसी इलेक्शन के बाद और यहाँ पर जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्लान किए हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, लोकल लेवल पे ये बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा, और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें जो होनी बाकी है, वो सारी चीज़ें जो नहीं हो सकी हैं वो सब हम पूरा करने का काम करेंगे। और ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का बराबर पैगाम रहा है यहाँ के लोगों के लिए कि हम आपकी फ़िक्र करने के लिए खड़े हैं, हम आपके बारे में चिंता करने के लिए खड़े हैं। चाहे आपको जिस तरह के मसाइल हम उसको दूर करना चाहते हैं, ऐसी पार्टियों से आप जो गुमराह करते हैं उससे आप बच के रहें, परे रहें। और अगर आपके जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम है, आप डीडीसी के इलेक्शन के बाद आप अपने काउंसिल के चेयरमैन के पास जा सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उन्हें जॉब की चिंता है कि वो रेगुलराइज जॉब उनकी नहीं हो सकी है अभी तक। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी सरकार की पेशकश होगी कि हम वैसे लोग जिनकी जो
डेली वेजेस हैं, जिनके परमानेंट जॉब नहीं थी, उनके परमानेंट करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है। और भी ऐसी जो चीज़ें हैं जिससे यूथ को मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, यूथ को एक्टिवली उनकी जो एनर्जी को प्रोडक्टिवली यूज़ किया जाए देश के निर्माण में, हम वो हर प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जिसमें देश के नेशन बिल्डिंग में और उनकी एनर्जी को सही से चैनलाइज किया जाए, मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर आगे और करने जा रहे हैं। और डीडीसी का इलेक्शन जो है उसमें जो जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है, जिस तरह से लोग आके वोट अब तक जो वोट्स हो चुके हैं जो इलेक्शन में, उसमें जिस तरह से वोटिंग पैटर्न देखा गया है, आप अगर देखिए, मैं अभी बिहार में था, मैं यूपी में था, कई जगह इलेक्शन है, जिस तरह का परसेंटेज वहाँ रहा है, वहाँ इस एक्सट्रीम वेदर में भी, जबकि सर्दी का मौसम है, ऐसे हालात भी हैं, उसके बावजूद लोग घर से निकल कर आए और उन्होंने वोट अपना कास्ट किया। उससे समझ में आता है कि डेमोक्रेसी, सब लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पर नाफिज हो, हर तरह से चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी में उनका अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए, और जो विकास उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, एक जमहूरियत में वो होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने पूरे तौर से सरकार का साथ देते हुए, उन्होंने जो एक जमहूरियत में होना चाहिए, उन्होंने अपनी जमहूरियत में अपने इलेक्शन के समय अपने वोट को कास्ट करके इस बात को की दहानी की है कि हम चाहते हैं कि जमहूरियत पूरे तौर से, जो जम्मू कश्मीर में अब तक कुछ पार्टियों ने ऐसा नहीं करने दिया था, वो हर तरह से हो। और हमने इसी के लिए कोशिश की है कि डीडीसी इलेक्शन के बाद यहाँ पर ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है, जो लोकल लेवल पे नहीं हो रहा था, ख़ास के विलेजेस में, वो डेवलपमेंट का काम हम फिर से शुरू कर पाएँ। सर, आपने सर गरीब की बात की है। सरकार गरीब प्रेस कॉलेज में प्रोटेस्ट करने के लिए उसके पास 2 मरला लैंड रोशनी स्कीम के तहत, और उसने 95,000 रुपये भरे थे 2007 में, एंड नाउ ही इज गेटिंग ए नोटिस फ्रॉम डीसी अनंतनाग कि वो लैंड वैकेट किया जाए। देखिए, मैं उसमें इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि रोशनी स्कीम में आप इन छोटे लोगों के बारे में मत बात करें। इनके बारे में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं, उसके बारे में सरकार जो है और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके संज्ञान में आ गया है, और उसके बारे में जो उचित कदम होंगे वो उठाएंगे। लेकिन आप देखिए, रोशनी स्कीम में किन बड़े लोगों ने जो है लोगों का जो हक मारा है, और जो इतने साल से जो डेवलपमेंट के नाम पे जो सरकार ने पैसा भेजा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट में, वो आखिर पैसा कहाँ गया, उसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी तो ज़रूर लेगा। जब यहाँ के आम नागरिक के लिए पैसा आया था और यह आम नागरिक को पैसा जो पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँचा, तो कहीं ना कहीं उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन के बाद सच्चाई जो आएगी इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो जाहिर है कानूनन तौर पे जो फैसला होगा उस पर सरकार उस पर कदम भी उठाएगी। सर, मेरा एक सवाल, रोशनी स्कैम की जब आप बात करते हैं तो बीजेपी सिर्फ कश्मीर के लोगों की बात करती है, जबकि अखबारों में आई है या जो इंतजामिया ने उसमें जम्मू के लोग भी शामिल है। बीजेपी की जो धर्मेंद्र गुप्ता है, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार कहा 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। तो हम करप्शन के मामले में बिल्कुल सख्त और सख्ती से निपटने वाले में से हैं। हमारी सरकार किसी को नहीं बख्शती है। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, चाहे कोई भी जिम्मेदार हो। हम ये किसी का नाम, अभी भी आपके सामने किसी का नाम नहीं लिया। हमने कहा जो भी लोग जिम्मेदार होंगे उनके बारे में मैंने कहा, और इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग जो है इस तरह के स्कैम में जिम्मेदार हैं, और जो भी जिम्मेदार होंगे उनको कानूनी तौर पर से जो सज़ा होनी चाहिए वो होगी। आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मैनिफेस्टो देखेंगे हमारा, तो मैनिफेस्टो में बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में हमने लिखा है कि हमारी सरकार की जो नियत है वो बिल्कुल हमारे मैनिफेस्टो में है कि 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन, और इसलिए 0 टॉलरेंस हम फॉलो करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लोग भी आएंगे, वो जो लोग मुजरिम होंगे उनको उसकी सज़ा मिलेगी। सर, आपने अभी बात करी डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे, आपकी हुकूमत अब 6 साल के करीब पहुंच गई है, लेकिन अगर देखेंगे यहाँ पर जीडीपी जो है वो बिलो माइनस में चली गई है, -30 तक पहुंच गई है, और जो फार्मर्स है वो भी सड़कों पर आए हैं। यहाँ पर तो बिजली श्रीनगर में नहीं, आप शुपैन पहुँच गए, शुपैन में आप बता रहे कि 18 घंटे तक जो है इलेक्ट्रिसिटी हमने फराहम की है। तो किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप? 6 साल तक आपने कौन सी डेवलपमेंट की? देखिए, मैं इस प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इस प्रदेश से बाहर निकले,
जम्मू कश्मीर से बाहर निकले तो आपको देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। आज अगर आप जाते हैं, आप चूँकि खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आपको लोगों से ज़रूर रूबरू होकर बात करने का मौका बार बार मिलता होगा। जब मैं आपके प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर दोनों जगह की बात कर रहा हूँ और ख़ास में कश्मीर में, तो लोग आज भी बिजली, पानी, सड़क की बातें करते हैं, जबकि इससे बहुत दूर हिंदुस्तान आगे निकल गया। जब हमने प्रधानमंत्री ने 1000 दिन में बिजली देने का वादा किया था घर घर तक, तो हमने पहुँचाया। ये डिस्टर्ब एरिया था जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पर पहले भी हमारे ऐसे जो लोगों ने इस तरह का वोट दिया था कि हम सरकार नहीं बना सकते थे। काफ़ी दिनों तक यहाँ पर एरिया में भी यहाँ पर उन्हीं लोगों ने डेवलपमेंट करी है जो आज से 70 सालों से यहाँ पर अभी हुकूमत कर रहे थे। आप 6 सालों से यहाँ पर नहीं बता रहे, ख्वाब दिखा रहे हैं, तो वो ख्वाबों की ख्वाब दिखा नहीं रहे, ख्वाब डेवलपमेंट नहीं, ख्वाब नहीं दिखा रहे हैं। हम तो सच्चाई बताना चाहते हैं। आज अगर आप गांव में जाके पूछिए कि आप लोगों से कि क्या उन्हें जो हमारे वेलफेयर स्कीम का पैसा मिला है कि नहीं, उनके खाते में, अकाउंट में पैसा गया है कि नहीं, क्या उनको गैस कनेक्शन मिला है कि नहीं, किसान सम्मान निधि के अंदर 6000 रुपये मिला है कि नहीं, तो आपको हाथ उठाने वाले सारे लोग मिलेंगे, जब पहले कभी ऐसे नहीं होते थे। और मैं ये बताना चाहता हूँ, इरिगेशन में नेशनल हाईवे 44 पे हम बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। हमने देखा कई ऐसे सड़कें बनवा रहे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पूरे रीजन में नेशनल जो अर्बन डेवलपमेंट के अंदर में आता है। उसके अलावा हम जो है आपने देखा कि हमने हमारे सरकार के समय IIM आ गया, IIT आ गई। इसी जम्मू एंड कश्मीर में आज तक किसी ने IIM IIT की बात की थी? किसी ने नहीं बात की थी। ऐसे इंस्टीट्यूट जो इंटरनेशनल रिप्यूट के हैं, वो अब तक यहाँ के प्रदेश के जो बच्चे हैं वो महरूम रह चुके थे। आपके पास नहीं, आपके पास अभी वैसे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हमने जो 22 मेडिकल स्कूल कॉलेजेस खुलवाए हैं। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं, हमारे 80,000 करोड़ का हमने 80,000 करोड़ का प्रधानमंत्री की तरफ से हमने पैकेज अनाउंस किया। और ये तो अभी आगाज़ है साहब, ये तो आगाज़ है। आप आगे देखिए कि इस प्रदेश में कितना डेवलपमेंट होने जा रहा है। इसलिए कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि अगर इंसान की ज़िंदगी को अगर खुशगवार बनाना है तो डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंसानी ज़िंदगी खुशगवार नहीं होगी। और इसलिए हमारी सबसे बड़ी कोशिश रहती है कि हम फोकस करते हैं डेवलपमेंट पे। सर, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ से जानना चाहेंगे। अभी आपने डेली वेजर्स की बात करी कि हम उन्हें कोशिश करेंगे उन्हें परमानेंट कराने की। उसके अलावा आप लोगों ने जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ 50,000 नौकरियां देने का वादा किया। अब DDC इलेक्शन चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद आप 70,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं। 15,000 उसमें ऑलरेडी नोटिफाई भी हो गए। 15,000 हुए, उसमें जाके PhD होल्डर ने जो है उसने भी और भी हो रहे हैं। देखिए सवाल मेरा ये है, जिस 80,000 करोड़ की आप पैकेज की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ग्राउंड जीरो पे वो इम्प्लीमेंट हुआ है? देखिए, उससे पहले भी पैकेज हुए, क्या आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर किसी भी डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंट हुए? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इस प्रदेश में ये प्रदेश महरूम रहा है डेवलपमेंट से, विकास से। ये तो मैं खुद कह रहा हूँ। इसीलिए तो ये हमारी कोशिश है कि DDC का इलेक्शन आज तक क्यों नहीं हुआ था? इसलिए कि लोकल लेवल पे जो गवर्नेंस मॉडल होना चाहिए था, लोकल लेवल पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो फंड एलोकेशन होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ। हम वोट बैंक की तरह किसी को नहीं इस्तेमाल करना चाहते। हमारी कोशिश ये है कि हम विकास करेंगे, हमें वोट बैंक की तरह किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम विकास करेंगे, ऑल राउंड डेवलपमेंट करेंगे और लोगों की जिंदगी को जो बेहतर बनाने की कोशिश करें। चीज़ यहाँ पे अगर देखा जाए, लेकिन DDC इलेक्शंस की बात हुई है तब से लेकर लगातार हमने देखा है कि बीजेपी जो है जो MP मेंबर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। आप जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी DDC इलेक्शंस के बीच में, उससे पहले कश्मीर घाटी के अंदर ऐसे लगातार बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं हो रहे थे, या ऐसे लीडर्स क्यों नहीं आ रहे? नहीं, देखिए आप ऐसे समझिए कि ये जो है जो बोलते हैं एक पर्व होता है, जो इलेक्शन जो है पॉलिटिकल इसमें पर्व होता है, उसमें सभी लोग आते हैं। लेकिन हमारे सरकार की कोशिश चाहे यहाँ से करे प्रेस कॉन्फ्रेंस या दिल्ली से करे, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा है, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट से कहा है कि इसको फिर से हम जन्नत बनाएंगे। तो जाहिर है वो कैसे बनाएंगे, जब हम डेवलपमेंट करेंगे तभी तो। और ये उसी का तो इनिशिएटिव है कि जब हमने कहा कि यहाँ पर विकास करेंगे तो DDC का आप ये पूछना चाहिए कि आखिर ये DDC का इलेक्शन 70 सालों में क्यों नहीं हुआ? आखिर ये विकास जिसकी हम बात करें 70 सालों में आके गांव-गांव तक विकास क्यों नहीं हुआ था? आप उससे उन लोगों से सवाल कीजिए कि आज यहाँ के MP, हम तो जा रहे हैं उनके गांव-गांव तक जा रहे हैं। 4 किलोमीटर अगर पहाड़ी पे पैदल चल के जाना पड़ता है तो गाड़ियाँ छोड़ देते हैं, पहाड़ी पे चढ़ के जाते हैं, कोई सड़क नहीं है। हम उस सड़क बनवाने का काम कर रहे हैं, हमने काम भी शुरू करवा दिया है।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो 70 सालों में डीडीसी का इलेक्शन नहीं हुआ, उसकी वजह क्या थी? इसलिए कि लोग नहीं चाहते थे कि एक आम जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत बन जाए। मुझे इससे मतलब नहीं कि वोट वो एक आम नागरिक डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है कि अपने वोट का अपने हिसाब से इस्तेमाल करे, लेकिन अगर हम उनके लिए